हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने की। इसके लिए आपकी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए गोल्डन पॉइंट्स वाली क्लास, जिसकी कंटिन्यू सेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसी क्लास के कंटिन्यूटी के अंदर आज फिर से हम लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन से नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। वो गोल्डन पॉइंट्स जिनको कई बार आप एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। तो आज के बाद में आपका एक कंफ्यूजन जो है वो दूर होने वाला है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पॉइंट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होने वाला है कि पहली चीज क्या होता है कि एंडोट्रेकियल। एंडोट्रेकियल क्या होता है? एंडोट्रेकियल का मतलब होता है कि ईटी ट्यूब जो है, ईटी ट्यूब इंसर्ट करना। अब देखो, ईटी ट्यूब जो है अलग अलग साइज की होती है, ठीक है। यदि आप चाइल्ड की बात करो तो 4 और 5 नंबर की ईटी ट्यूब यूज करते हैं अपन। यदि अडल्ट की बात करें तो 6.5, 7, 7.5, 8 और 8.5 तक भी हम यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड पूछता है कि हम किसी मरीज के अंदर ईटी ट्यूब का नंबर डिसाइड कर रहे हैं, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, इंट्यूबेशन के लिए ईटी ट्यूब जो है उसकी साइज डिपेंड करती है बेस्ड ऑन द साइज पोजीशन ऑफ द टंग रिलेटिव टू साइज ऑफ द फेरिंजियल ओपनिंग। फेरिंजियल ओपनिंग और मरीज की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि मरीज की साइज क्या है, फेरिंजियल ओपनिंग कितनी है, मरीज की टंग जो है उस टंग की सिचुएशन क्या है। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि चाइल्ड जो है, चाइल्ड के अंदर नॉर्मली कितना नंबर की ईटी ट्यूब डालते हैं? 4 से लेकर 5, 4 भी हो जाएगा, 4.5 भी हो जाएगा और 5 और 5.5 भी होती है। अडल्ट की साइज कौन सी होती है? 6.7 से 8.5 तक की होती है, ठीक है। और यदि अपन नियोनेट्स की बात करें तो 2.5 नंबर की ईटी ट्यूब जो होती है वो हम इसमें यूज करते हैं, किसमें? नियोनेट्स के अंदर। तो उसकी साइज कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड जो होता है वो बॉडी की साइज के ऊपर, फेरिंजियल ओपनिंग के ऊपर। ये कहना चाहता है कि आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी मरीज को ईटी ट्यूब डालनी है, ठीक है, और ईटी ट्यूब डालने के बाद में पता चला कि उस मरीज की साइज ये है, ठीक है, और उसके अंदर आपको कितना नंबर की ईटी ट्यूब इंसर्ट करना है। तो वो डिसाइड होता है अनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो कि आपका ईटी ट्यूब डाल रहा है उसको पता होता है उस चीज के बारे में कि उसकी साइज कितनी क्या लेनी है। तो याद रखना इस टॉपिक को, क्योंकि इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब चलते हैं अपन अगला पॉइंट अपना। सेकंड पॉइंट जो है वो आता है स्टेज ऑफ अनेस्थीसिया। देखो, अनेस्थीसिया जो है, ये अनेस्थीसिया क्या होता है? अनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि मरीज को कोई भी प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर यदि अपन को करना है। इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब होता है कोई भी सर्जरी करनी है। सर्जरी करने के लिए हम मरीज को क्या करते हैं? बेहोश करते हैं, ठीक है, सीडेट करते हैं, ताकि मरीज को दर्द फील ना हो, ठीक है, और हम बॉडी रिलैक्स हो सके, जिसकी वजह से हमारी जो सर्जरी है वो बिल्कुल सही से हो सके। तो उसके लिए स्टेजेज ऑफ अनेस्थीसिया होती हैं, अलग अलग स्टेज दी हुई है। क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा कि स्टेजेज ऑफ अनेस्थीसिया कौन कौन सी होती हैं। स्टेजेज ऑफ अनेस्थीसिया कौन कौन सी होती हैं? पहली आती है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है? स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया या फिर डिसओरिएंटेशन। मरीज को यदि हम मान लो दे रहे हैं क्या अनेस्थीसिया, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर मरीज को क्या होगा? डिसओरिएंटेशन होगा। क्या होगा? डिसओरिएंटेशन। जैसे यदि हम देखें ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी मरीज को यदि हमें अनेस्थीसिया देना है, तो अनेस्थीसिया देने से पहले आपको पता है सेवो और आइसोफ्लोरिन होता है। आइसोफ्लोरिन होता है। ये क्या होती है? इनहेलेशनल अनेस्थीसिया है। इनहेलेशनल अनेस्थीसिया, जिनको मरीज को क्या करते हैं? सुंघाते हैं। जो अनेस्थीसिया मशीन होती है ना, उससे स्मेल लेता है और उस मरीज के अंदर क्या कोज करता है? ये स्टेज ऑफ डिसओरिएंटेशन, यानी स्टेज फर्स्ट कोज करवाते हैं, ठीक है। जैसे ही अब उसको स्टेज सेकंड लाने के लिए क्या देते हैं? अब देते हैं अपन ड्रग। ये ड्रग कौन सी होती है? जो मसल्स जो होती हैं, इन मसल्स रिलैक्स करने के लिए ड्रग देते हैं, जिसके अंदर एग्जाम्पल क्या आता है आपका? एग्जाम्पल आता है सुकोल। सुकोल सुकोल जो है, इसमें क्या होता है? सक्सिनिल कोलिन होता है। क्या होता है? सक्सिनिल कोलिन होता है। सक्सिनिल कोलिन होता है।
ये ड्रग देते हैं, ये क्या करवाती है, ये स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डेलीरियम की सिचुएशन होती है। सेकंड स्टेज की यदि हम बात करें तो वो स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट की होती है। ठीक है, तीसरी स्टेज जो होती है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया की होती है, यानी बॉडी जो है वो बॉडी क्या होगी, फुल्ली रिलैक्स्ड हो गई। क्या हो गई, फुल्ली रिलैक्स्ड हो जाती है। ठीक है, अब हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर इस सिचुएशन के अंदर कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज के अंदर हम मरीज को क्या करवाते हैं, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, यानी अब वापस से उसको क्या करवाते हैं, रिवर्सल। अब देखो बात ये आती है, सर किसी मरीज को हमने सुकोल दे दिया, सुकोल देने के बाद में उसका इफेक्ट कम करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए रिवर्सल ड्रग देते हैं। कौन सी देते हैं, रिवर्सल ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स की क्लास में आपको अच्छे से पता चलेगा कि रिवर्सल ड्रग जो होती है वो कौन सी होती है। जैसे मायोपायरोलेट होता है, ठीक है, मायोपायरोलेट देते हैं अपन इसको रिवर्सल के लिए। तो ये सॉरी, 4 स्टेज होती है। स्टेज फर्स्ट कौन सी होती है, याद रख लेना नाम से। स्टेज फर्स्ट होती है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया और डिसोरिएंटेशन। स्टेज सेकंड कौन सी होती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डेलीरियम होती है। स्टेज थर्ड कौन सी होती है, सर्जिकल एनेस्थीसिया। और स्टेज फोर्थ कौन सी होती है, स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन टिल डेथ। टिल डेथ तक की जो स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो होती है स्टेज फोर्थ। अब देखो अगला सवाल ये आता है, अगला सवाल अपना ये बनता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ है। स्पाइनल अनेस्थीसिया पहली चीज तो क्या होती है, स्पाइनल अनेस्थीसिया कौन सी चीज होती है। देखो स्पाइनल अनेस्थीसिया, स्पाइनल अनेस्थीसिया बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, इस लोअर पार्ट को सीडेट करने के लिए हम मरीज के बैक साइड में स्पाइन के अंदर, स्पाइन में क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो इसका जो लोअर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, सीडेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सीडेशन कोज करने के लिए कौन सी प्रोसीजर के अंदर होता है, स्पेशली आप सब जानते हो कि एलएससीएस करवाते हैं अपन। क्या करवाते हैं, एलएससीएस करवाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एलएससीएस का जो सिजेरियन से डिलीवरी करवाते हैं उसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सी चीज यूज करते हैं अपन, एलएससीएस में स्पाइनल अनेस्थीसिया देते हैं। ये जो स्पाइनल अनेस्थीसिया होता है इससे रिलेटेड एक काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है, देखो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ, कॉम्प्लिकेशन कौन सा है इसका, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल अनेस्थीसिया। तो याद रखना हाइपोटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है बच्चों, हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी कम हो जाना, बीपी कम हो जाना। क्या रीजन है, आपसे सवाल ये पूछ ले कि हाइपोटेंशन क्यों होता है, किसी मरीज को आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया तो उसका बीपी कम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये जो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी होता है वहां की ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। अब डायलेट करेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड जो नीचे जा रहा था लोअर पोर्शन में वो वीनस रिटर्न कम होता है। पहली चीज तो वहां की मसल्स रिलैक्स है। आपको भी पता है कि जो वीनस रिटर्न होता है, जैसे आर्टरी से, आर्टरी से ब्लड गया कहाँ पे, वेन के अंदर, ठीक है, वेन्स के अंदर आपको पता है कोई पंपिंग सिस्टम नहीं होता, जबकि आपकी जो आर्टरी होती है इस आर्टरी के अंदर क्या होते हैं, हार्ट जो है वो हार्ट क्या करता है, पंप करता है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है। क्लियर है, हार्ट जो है वो पंप करता है, लेकिन आपका वेन्स जो है उन वेन्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे कौन हेल्प करता है, आपकी मसल्स हेल्प करती है। कौन करती है, मसल्स आपका वीनस रिटर्न करवाती है। वीनस रिटर्न यानी इस हार्ट तक पहुंचाने के लिए मसल्स हेल्प करती हैं। अब आपने क्या दिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या हुआ, आपकी मसल्स क्या हो गई, मसल्स क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। अब रिलैक्स होगी तो वीनस रिटर्न तो कम होगा ही होगा, प्लस आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड होता है वो कहाँ रुकने लग जाता है, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से मरीज में क्या देखने को मिलता है, आपको हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेंशन। क्लियर है, समझ में आई होगी ये चीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अपनी क्या कहती है, कौन सा इंपॉर्टेंट और शानदार पॉइंट आने वाले हैं। देखो पहली चीज ये है, ड्रग यूज्ड इन इनफिल्ट्रेटिंग एनेस्थीसिया इज 2% लिग्नोकेन। क्या देते हैं, 2% लिग्नोकेन। ये लिग्नोकेन जो है ना, ये लिग्नोकेन बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे लोक्स जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, लोक्स 2% होता है। ये दो फॉर्म में होता है, एक प्लेन लिग्नोकेन होता है
और एक लिग्नोकेन प्लस एडीआर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, लोकल एनेस्थीसिया है। क्या है, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया होता है ये, जो क्या करते हैं अपन स्किन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये नर्व एंडिंग्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वहां का सेंसेशन गायब हो जाता है। कोई भी छोटी मोटी सर्जरी स्किन के ऊपर इंसिजन लगाना होता है तो सबसे पहले हम इंड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। क्लियर है। अब देखो अगला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि द बेस्ट मेथड ऑफ असेसिंग रेस्पिरेशन इन नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन इज लुक लिसन एंड फील। इंपॉर्टेंट है भाई, लुक लिसन एंड फील। कोई मरीज है बेहोश है, अनकॉन्शियस है, कोई मरीज अनकॉन्शियस है, उससे बात तो आप कर नहीं पाओगे। इस अनकॉन्शियस मरीज से आप बात भी नहीं कर सकते, इससे पूछ भी नहीं सकते कि आपको क्या हुआ है, सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ऐसे सवाल आप उससे कर नहीं सकते। नहीं कर सकते तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, आपके पास में क्या ऑप्शन है कि आप उसको समझ सको उस मरीज की सिचुएशन को। तो इसके लिए होता है मरीज को देखना है, लिसन और फील करना है। ठीक है, यानी जैसे मान लो लुक के अंदर तो क्या हुआ, मरीज की कंडीशन, जैसे कि मान लो चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं, चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं। दूसरा, चेस्ट जो है उसके ऊपर साउंड सुनाई देते हैं स्टेथ डाल के, स्टेथोस्कोप डाल के हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप डाल के क्या करेंगे, साउंड सुनाई देंगे, साउंड सुनेंगे। तो वो कौन सा हो गया आपका, लिसन। और फील का मतलब आप उसके नेजल जो पोर्शन होते हैं उनके ऊपर या फिर चेस्ट के ऊपर हाथ रख के आप उसको फील कर सकते हो कि उसके अंदर राइज हो रहा है कि नहीं, एयर इन जा रही है या फिर आउट हो रही है कि नहीं। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, देखो इसका क्वेश्चन भी बना के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि आप रास्ते में या बस में जा रहे थे, वहां पे कोई मरीज जो है वो अनरेस्पॉन्सिव आपको गिरा हुआ पड़ा मिला है, अब आपको क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करोगे। भाई वो तो बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, तो आप कौन सा मेथड वहां पे यूज करोगे, याद रखना आप मेथड यूज करोगे लुक लिसन और फील। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गलत नहीं करना है बच्चों। ओके, अब देखो कुछ शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो भी पूछ लेता है। हालांकि ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म आपके वेंटिलेटर के मोड है। कौन से हैं, वेंटिलेटर के मोड्स ऑफ वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर पे जाएंगे तो 2-3 क्लास तो इसी पे हो जाएगी अपन को। अभी गोल्डन पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये मत सोचो कि सर वेंटिलेटर तो बताओ, सारी क्लासें करवाई जाएंगी आपको। गोल्डन पॉइंट्स कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। देखो पहला चीज है CMV। CMV का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड या फिर कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन ये कौन सा होता है, जिस मरीज को रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, यानी कोई मरीज सांस लेने में असमर्थ है, उस मरीज को आप कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा मोड यूज करोगे। याद रखना CMV, आपको CMV मोड पे आपको वेंटिलेटर को डालना है। क्लियर है। ये इसका क्वेश्चन क्या बनता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में वेंटिलेटर का कौन सा मोड डालते हैं, CMV मोड पे रखते हैं। क्लियर है। अब आता है STMV, दूसरा जो है, दूसरा आता है STMV। STMV जो है सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होता है। जब मरीज को जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मरीज को जो जरूरत होती है उस टाइम में क्या कर लेता है, ये कंटिन्यूअस मोड पे चला जाता है, कंट्रोल्ड पे। और यदि मरीज एफर्ट कर रहा है उस सिचुएशन के अंदर, ये कंटिन्यूअस मोड से बाहर आ जाता है। CPAP होता है, एक CPAP और BiPAP का नाम सुना होगा। CPAP की फुल फॉर्म पूछी हुई है बहुत बार CPAP की फुल फॉर्म पूछी हुई है, याद रख लेना, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो होता है वो CPAP मोड होता है। अगला सवाल, इसको वेंटिलेटर को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, पूरी क्लास लेंगे इसके अंदर कौन कौन सा आता है। अगला आता है, जब भी आपने नर्सिंग करी थी उस टाइम में ये नाम जरूर सुना था, नंदा, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। नॉर्थ, याद रख लेना, क्वेश्चन सीधा आएगा, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि नंदा की फुल फॉर्म क्या है, जिसने
नर्सिंग करते टाइम याद कर लिया था, आज उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं किया था वो भाई जरूर याद कर ले कि नंदा की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 के अंदर, नंदा डायग्नोसिस। यानी ये क्या है, एक नर्सिंग स्टूडेंट जो है या फिर नर्सिंग स्टाफ जो है वो अपना खुद का डायग्नोसिस बनाए कि मेरे मरीज को क्या प्रायोरिटी पे है, मरीज को क्या चाहिए, उस हिसाब से अपना खुद का डायग्नोसिस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नंदा डायग्नोसिस बोलते हैं। और ये नंदा डायग्नोसिस जो है वो कब आया था? 1982 के अंदर। पर्पज क्या है नंदा डायग्नोसिस का? पर्पज क्या है? पहली चीज, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है उस नर्सिंग डायग्नोसिस को रिफाइन करने के लिए। रिफाइन का मतलब क्या होता है? रिफाइन का मतलब क्या होता है? जो आपने किया है उसको बेटर बनाने के लिए, जो आपने डायग्नोसिस बनाया कि मरीज को दर्द हो रहा है, पेन रिलेटेड टू सर्जरी, उसको और अच्छे से रिफाइन करके हम क्या कर सके, उसका डायग्नोसिस बना सके, तो वो होता है नंदा डायग्नोसिस। फिर क्या किया 1982 के अंदर? तो ये था 1982 के बाद में जाके 2003 के अंदर किसी ने इसका नाम जो है वो क्या कर दिया, नंदा इंटरनेशनल के नाम से इसका नाम दे दिया। इंपॉर्टेंट है भाई, ये डेट भी दोनों याद रख लेना, पहले ये देख लेना 1982 में तो इसको क्या बोलते थे और 2003 में इसका क्या नाम पड़ गया। तो ये क्या हो गया, नंदा इंटरनेशनल के नाम से। क्लियर है? अब देखो, मरीज से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन कौन सा होता है? डाटा कलेक्शन जो है उस डाटा कलेक्शन का मेथड कौन सा होता है भाई? आपने रिसर्च में पढ़ा होगा, वो होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग में भी होता है दो तरीके से, ठीक है, एक रैंडम सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग होती है, कोटा सैंपलिंग होती है, ठीक है, अलग अलग है, वो रिसर्च का टॉपिक है, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो किसी मरीज के अंदर डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसका जो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो क्या करता है, डाटा से, जैसे मान लो कि उसका फेशियल एनालॉग स्केल, फेशियल एनालॉग स्केल नाम सुना होगा, एनालॉग स्केल, ये क्या करती है, फियर को असेसमेंट, फियर को असेसमेंट, मरीज बता नहीं रहा है तो उस सिचुएशन में आपको खुद को फियर का असेसमेंट करना है, तो उसके लिए विजुअल एनालॉग स्केल यूज करते हैं। ये क्या करता है, मरीज की हेल्थ प्रॉब्लम को, पेशेंट की हेल्थ प्रॉब्लम को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं आपके कौन से, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का इंटरप्रेट करके हम उसका हेल्थ की कंडीशन को डिफाइन करते हैं, असेस करते हैं कि क्या चीज है। अब देखो अगला एक सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कॉमन क्वेश्चन जो है वो कौन सा पूछा जाता है, मोस्ट और मोस्ट डाल देना इसके ऊपर, कि किसी मरीज को आप यदि सक्शन कर रहे हो, किसी मरीज को सक्शन कर रहे हो तो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए कर सकते हो, 10 सेकंड के लिए करना है आपको, 10 सेकंड से ज्यादा आपको सक्शन नहीं करना है, 10 सेकंड से ज्यादा सक्शन आपको कभी भी नहीं करना है। याद रखना इस चीज को कि 10 सेकंड से ज्यादा आपको सक्शन कभी भी नहीं करना है। यानी जब भी आप मान लो कि सक्शन कर रहे हो, लेरिंजेक्टोमी हुआ है, कोई भी सक्शन, सक्शन कहीं भी आ जाए, एयरवे का आप सक्शन कर रहे हो तो 10 सेकंड से ज्यादा उसको, चाहे ईटी ट्यूब का सक्शन कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, 10 सेकंड के बाद में मरीज को टाइम देना है, किसके लिए, अपने आप के सेचुरेशन मेंटेन करने के लिए। तो याद रख लेना ये यूनिवर्सल है, इसी का नाम याद रखना। यदि ऑप्शन में नहीं देता है और इस तरीके से रेटिंग देता है कि 5 से 10, 10 से 15, ये वाला वो वाला, ठीक है, तो वो 10 से 15 आप ऑप्शन उसमें कर सकते हो। अब डाटा कलेक्शन का मेथड पूछ रहा है कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू मरीज से हम बातचीत करके सारी की सारी चीजें वो देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसी के साथ साथ में आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, भाई सीधी सी बात है कि हमारे चैनल के ऊपर आप आए हैं तो हमारा जो चैनल है वो उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो किसी भी रीजन की वजह से एक अच्छी कोचिंग नहीं ले सकते और किसी भी रीजन की वजह से अपने आप को एक बड़ी कोचिंग में एंट्रेंस या फिर ऑनलाइन टेस्ट नहीं ले सकते। उसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है या फिर आरएनयू नर्सिंग क्लासेज जो कोचिंग है, ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर आपका वेलकम है और बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, बिल्कुल 50%, आप ये समझ लो कि महीने भर की चाय के पैसे के अंदर आपको हम आपको दे रहे हैं डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज ये इतनी प्राइस है जितनी की जो क्वेश्चंस हम टाइप करवाने का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी का प्राइस आपसे लिया जाता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास में अवेलेबल है, पहली चीज तो आपको क्या करना है, आरएनयू एजुकेशन, आरएनयू एजुकेशन
एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। अब प्ले स्टोर पे जाके वहां पे आपको अपने आप का प्लान डिसाइड करना है कि मुझे 12 मंथ की टेस्ट सीरीज लेनी है, 6 मंथ की लेनी है, या फिर 3 मंथ की लेनी है, या फिर 1 मंथ की टेस्ट सीरीज लेनी है। अब ये देखो बिल्कुल इफेक्टिव प्राइस के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं कि 1 मंथ की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर है, मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर। 3 मंथ की जो है वो आपकी शायद 299 के अंदर है, 299 या 399 में होगी। 6 मंथ की जो है वो सामने है आपके 599 की है, और 12 मंथ की है 999 की, यानी 999 रुपए में आप जो है कंप्लीट 12 महीने तक टेस्ट दें ऑनलाइन। डेली टेस्ट देंगे, लाइव टेस्ट होगा, डेली आपको टेस्ट देना कंपलसरी होगा, वरना दूसरे दिन वो टेस्ट गायब हो जाएगा। इसलिए आपको यदि तैयारी करनी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब आपके लिए सर हमारे लिए क्या खास है, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं और यहाँ से यदि आप हमारे एप्लीकेशन पर आते हैं तो इन कोर्सेज के ऊपर टिल दिवाली तक 50% ऑफ में आपको ये कोर्सेज दिए जाएंगे यदि आप वीडियो के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। आप हमें नीचे मैसेज कमेंट करें, दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे सर आपका जो वीडियो था वो देख के मुझे आया हूँ और मुझे ये कोर्स, ये जो है कोर्स ये लेना है, तो आप वहाँ पे बात करें और 50% का आपको कूपन कोड मिल जाएगा, वो अप्लाई करें तो आपको ये प्राइस जो है वो मात्र और मात्र 500 रुपए में 12 महीने की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसी के साथ में फिर भी आप सोच रहे हैं सर नहीं मैं तो नहीं लेगा, मेरे को क्लास नहीं, लेकिन अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप सिर्फ और सिर्फ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर 99 रुपीज खर्च करें और उसके अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जो पेपर्स हैं उन पेपर्स को आप जरूर परचेज करें और अपने आप को पता लगाएं कि हम जो गोल्डन पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं ये गोल्डन पॉइंट्स आज तक की एग्जाम में, आज तक की जितनी भी एग्जाम में हुई है उनमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको हर एक पॉइंट, हर एक टेस्ट, हर एक एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। तो डिले नहीं करना है, दिवाली से पहले अपने आप को तैयार करें। आने वाले नोट से 10 और जो भी CHO RRB कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप अपने आप की तैयारी करें। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि अब देखो ट्यूब फीडिंग जो है, किसी मरीज को ट्यूब फीडिंग देनी है, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि किसी मरीज को ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन या हेल्थ प्रॉब्लम उसको क्या हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इसके लिए मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है उसके लिए डायरिया। भाई हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट है, हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट है और उसको यदि आप ट्यूब फीडिंग दे रहे हो तो उसको कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, उसको डायरिया हो सकता है। किसकी वजह से, लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस और रैपिड फीडिंग की वजह से, रैपिड फीडिंग की वजह से, रैपिड फीडिंग की वजह से आपको वार्म और रैपिड फीडिंग की वजह से मरीज के अंदर डायरिया हो सकता है। टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। जैसे आप जैसे खाना खाते हो तो ऑरल कैविटी के अंदर कुछ फूड है तो वहां च्यूविंग करते हो, सैलाइवरी एमाइलेज मिक्स होता है, नीचे फिर क्या होता है आपके स्टोमक से एसिड वगैरह रिलीज होते हैं, वो सारी की सारी एक नेचुरल प्रोसेस है, हार्मोनल प्रोसेस है। लेकिन आपने क्या किया, अब एक ट्यूब ली सीधा स्टोमक में डाल दिया, लो भाई खा लो, तो वहां पे जाके क्या होता है वो डायरिया कोज करता है। प्लस अब देखो एक नाम और सुना होगा आपने, फुट ड्रॉप से, फुट ड्रॉप, फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, फुट ड्रॉप से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है। तो नाम, और ये क्वेश्चन हर तीसरी एग्जाम में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुट बोर्ड, क्या बोलते हैं, फुट बोर्ड, या फिर फुट रेस्ट, क्या बोलते हैं, फुट रेस्ट बोलते हैं बच्चों, या फिर फुट स्प्लिंट बोलते हैं। याद रख लेना, हर तीसरी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हम क्या करवाते हैं इससे, फुट को क्या करवाते हैं, फ्लेक्शन 90 डिग्री के ऊपर फ्लेक्शन रखवाने के अंदर इसको काम में आता है। क्लियर है। अब देखो आगे आता है बैंडेज वाला क्वेश्चन। बैंडेज का क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है। बैंडेज से रिलेटेड पिछली 3 क्लास के अंदर 2 इंपॉर्टेंट मैंने बैंडेज आपको बता दी है। पहला मैंने क्या बोला, टी बैंडेज कहाँ यूज होती है बच्चों, कमेंट जरूर करें, टी बैंडेज कहाँ यूज होती है, और फिगर ऑफ 8 ये दोनों बैंडेज कहाँ पे यूज होती है, फटाफट मैसेज करो, ठीक है, कमेंट जरूर करें नीचे। क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या आप क्लास के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये क्लासेज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ठीक है, तो आपको क्लास के अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी हमसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जितनी भी क्लासेज हैं उन क्लासेज को अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिल रही है। देखो, टी बैंडेज का होता है पेरिनियल, पेरिनियल ड्रेसिंग की हुई है। क्या की हुई है? पेरिनियल ड्रेसिंग करी हुई है। उस पेरिनियल ड्रेसिंग को सपोर्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? टी बैंडेज यूज करते हैं। फिगर ऑफ 8 का होता है एंकल और नी जॉइंट की जो ड्रेसिंग होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फिगर ऑफ 8। इसके अलावा आपको पता है रिकरेंट बैंडेज भी होती है, सर्कुलर बैंडेज भी होती है, स्पाइरल भी होती है, स्पाइरल रिवर्स बैंडेज भी होती है। फिगर ऑफ 8 जो मैंने अभी बता दिया आपको। इसके साथ साथ में एल्बो नी के ऊपर यूज करते हैं, कॉलर बोन फ्रैक्चर पे करते हैं, और स्प्रेन और हेमरेज के लिए भी यूज करते हैं फिगर ऑफ 8। कॉटन क्लॉथ बैंडेज होती है जिसमें क्या करते हैं? ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। क्रैप बैंडेज होती है जिसके अंदर लाइट वेटेड बैंडेज होती है, ठीक है। यूज क्या होता है? हीट और इंसुलेशन और सपोर्ट देती है। क्रैप बैंडेज क्या काम में आती है? मरीज को जब हम ये यूज करते हैं तो वहां पे हीट प्रोवाइड करवाती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है, प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और माइनर स्प्रेन और स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? क्रैप बैंडेज यूज करते हैं। और इसके अलावा इस मार्च बैंडेज कौन सी होती है? ट्रायंगुलर रबर बैंडेज होती है। कौन सी होती है? ट्रायंगुलर रबर बैंडेज होती है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इससे भी अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास जो है अगली क्लास को देखना ना भूलें, जरूर देखें। इसके लिए आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी क्लास जब भी अपलोड होगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगला सवाल है, लास्ट सवाल आप लोगों का ये होगा, सर आपकी एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करें? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है और एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। और फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप सीधा प्ले स्टोर के ऊपर से RNU एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां जाके हमारे रिव्यूज देखें, डाउनलोड्स देखें, कितने बच्चे जो हैं वो हमारा टेस्ट दे रहे हैं, वहां से आपको हकीकत पता चल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें RNU एजुकेशन एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।